अब सेक्शन 24 के ही कंटेक्स्ट में वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द यस्टरडेज लेक्चर, और उसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कि कहाँ पे इंड्यूसमेंट माना गया, कहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं माना गया। अब एक केस में अक्यूज जब कन्फेस कर रहा था मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसने बोला कि मुझको साहिब ने बोला है कि आपके सामने मैं सच सच बोल दूं, और अगर मैं सच सच बोल दूंगा तो मैं रिलीज़ हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट था, दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ वाज कंसिडर्ड एज सफिशिएंट टू होल्ड इंड्यूसमेंट। इसका अगर आप साइटेशन चाहें तो इसका साइटेशन है एम्परर वर्सेस दीनानाथ सुंदर जी। साइटेशन इज वॉल्यूम नंबर 24 बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, पेज नंबर 338। सिमिलरली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई अक्यूज्ड कोई कन्फेशन करे, लेट अस सपोज ऑन फेथ ऑफ अ प्रॉमिस made by the police officer that he would make him get off from the investigation as the accused, or that if he confesses the whole truth before him, then in that situation he would get a pardon. Similarly ये भी inadmissible हो जाएगा, confession ऐसी inadmissible हो जाएगी। क्यों? Because that is sufficient to hold that an inducement has been made. Similarly, there is the case of Queen Empress versus Naga, NGA, PAW, PAW, LON, LON. It was reported in 1884, SJLB, पेज नंबर 289। इसमें क्या हुआ था, मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज से बोला था, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने, कि अगर वो पूरा कन्फेशन उसके सामने सच सच कर देगा तो मैजिस्ट्रेट जो है उस कन्फेशन को कंसिडरेशन में रखेगा और वो एक लीनियंट पनिशमेंट अवॉर्ड करेगा। अब यहाँ पे भी उस कन्फेशन को इंड्यूसमेंट मान लिया गया था एंड द कन्फेशन वाज मेड इनएडमिसिबल। सो यू वुड बी गेटिंग एन आइडिया कि ये चल कैसे रहा है। फिर अब मैं बताता हूँ कुछ केस जहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं माना गया। अब एक पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज को कुछ स्टेटमेंट पढ़े उसके, और उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उसने सबके सामने बोला आई नो द होल थिंग नाउ, मुझे सब पता चल चुका है। और इस स्टेटमेंट के कंसिक्वेंस में जो अक्यूज्ड पर्सन था उसने आगे चल के कन्फेशन कर दी। इसी स्टेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में उसको लगा कि सबको अब मेरे बारे में पता चल चुका है तो मैं सच सच बता ही देता हूँ, तो उसने बता दिया। अब इन सर्कमस्टेंसेस में जो कन्फेशन थी ना, दैट वाज हेल्ड टू बी फ्री एंड वॉलंटरली एंड वाज हेल्ड टू बी परफेक्टली एडमिसिबल इन एविडेंस। ये किंग एम्परर वर्सेस रंगू में हुआ था। ठीक है, इसका साइटेशन है 1901, वॉल्यूम नंबर 3, बॉम्बे लॉ रिपोर्टर, पेज नंबर 404। मैं साइटेशन आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू साइट अ पर्टिकुलर केस तो आप साइट कर सके, साइटेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू, ये है इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। लेकिन अगर आप चाहें कि मुझे साइट भी करना है तो मैं साइटेशन भी आपको दे रहा हूँ जस्ट इन केस। सिमिलरली एक उड़ीसा हाईकोर्ट का केस है चक्रधार साहू वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। It was reported in 1991, Criminal Law Journal, पेज नंबर 3248, उड़ीसा हाई कोर्ट। अब इसमें मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि अक्यूज्ड क्यों कन्फेस करना चाहता है, व्हाई डज द अक्यूज्ड पर्सन वांट्स टू कन्फेस। तो अक्यूज्ड पर्सन ने बस इतना बोला कि मैं सिर्फ सच सच चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब इन सर्कमस्टेंसेज में इट वाज नॉट हेल्ड कि कन्फेशन जो है वो विशिएट हो गई, क्योंकि वहाँ पे वो एकदम सच बोलना चाह रहा था एंड देयर वाज नो इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब मेंबर्स ऑफ द पंचायत की थोड़ी बात कर लेते हैं। अब मेंबर्स ऑफ द पंचायत को लेके देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का थोड़ा अलग ओपिनियन है और पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट का थोड़ा अलग ओपिनियन है। अब अगर आप में से कितने भी लोग अगर विलेज लाइफ को थोड़ा जानते होंगे तो आपको ये पता होगा वहाँ पे सरपंच और पंचों को बहुत माना जाता है, उनको बहुत क्रीडेंस अफोर्ड किया जाता है। तो अगर आप लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या प्योरिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पंचेस में जो पंच विटनेस कह रहा हूँ, जो पंचायत में पंच होते हैं उनके पास उतने पावर्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव दैट मैनी पावर्स कि दे कैन बी टर्म्ड एज पर्सन इन अथॉरिटी। लेकिन ये तो हमें और आपको पता है ना कि दे आर नॉट द पर्सन इन अथॉरिटी। एक एवरेज अक्यूज्ड को जो उसी विलेज से आता है उसको थोड़ी ना पता होगा ये बात। तो हमें जो अक्यूज्ड की जो स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करनी है वो कैसे डिसाइड करनी है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमको। ठीक है, तो जैसे कि एक केस हुआ था,
where the village punch told the accused that the truth has come out and he better say what he knew, or thereupon the accused person confessed his guilt. इस केस में जो कन्फेशन थी दैट वाज हेल्ड टू बी इनएडमिसिबल इन एविडेंस. ये केस है कुंजा सुबुधी वर्सेस किंग एम्परर 1928, वॉल्यूम नंबर 8, पटना हाई कोर्ट, पेज नंबर 289. अच्छा, पटना हाई कोर्ट में रिपोर्ट हुआ है, ये है प्राइवी काउंसिल के जजमेंट्स. ठीक है, अब इन्हीं सब लाइन ऑफ केसेस को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कांसा बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में एक अक्यूज की कन्फेशन जो विलेज प्रधान के सामने कन्फेस की गई थी उसको इनएडमिसिबल माना, क्योंकि एक अश्योरेंस उसको दिया गया था कि अगर आप सच बता दोगे तो यू वुड नॉट बी हैंडेड ओवर टू पुलिस. ठीक है, और यू नो दैट इज एन इंड्यूसमेंट, है ना. सो इन दैट सिचुएशन द सुप्रीम कोर्ट नेवर फाउंड दैट कन्फेशन रिलायबल एंड सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली सेड दैट द कन्फेशन वाज इरेलेवेंट. अच्छा, इस केस में एक और चीज़ हुई थी कि जो दो विटनेसेस ने बोला था ना कि अक्यूज ने कन्फेस किया है, वो बाद में उनमें से एक बाद में मुकर गया था. ठीक है, हॉस्टाइल हो गया था. तो ये भी एक फैक्ट था दैट शुड वे विद यू. तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ही ये है कि अ कन्फेशन इज इनएडमिसिबल व्हेन इन आंसर टू द क्वेश्चंस इन इंक्वायरी accused entertains a belief that he would be saved from the consequences if he confessed, and if the members of the panchayat or if the sarpanch or village pradhan actually gives an assurance that the accused person would be saved from the consequences, then in that situation the confession would be inadmissible. ध्यान रखिए, हमें पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द accused से जज करना है. ठीक है, हमें पॉइंट ऑफ व्यू एक प्रूडेंट मैन का नहीं लेना है. ठीक है, जैसे कि प्यारेलाल भार्गव और स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया था, क्योंकि ये हमें प्रूव्ड के लेवल पे नहीं ले जाना है. हमें बेयर सस्पिशन से भी हमारा काम चल सकता है. तो कोर्ट की ड्यूटी क्या होती है? अपने आप को अक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू में रख देना और फिर सोचना कि क्या ये रीजनेबली प्रोबेबल है कि ऐसा हो सकता है. और इसका जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये मैं सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रूफ के लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं मियर सस्पेशन को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स दैट वुड नॉट इंक्लूड सरमाइसेस, गेसवर्क नहीं चलेगा यहाँ पे. एक थोड़ा बहुत ग्राउंड होना चाहिए, बट दैट ग्राउंड शुडंट बी इक्वल टू योर द लेवल ऑफ प्रूफ. ऑलवेज रिमेंबर, अ प्राइमा फेसाई ओपिनियन बेस्ड ऑन एविडेंस एंड सर्कमस्टांसेस मे बी अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड टेस्ट इन ऑर्डर टू जज सच स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, तो प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो रेशियो मैंने कल बताया था, उन पॉइंट्स पे खूब फोकस करिएगा. अब चलिए, ये तो हो गई उसकी बात, क्या कहते हैं, अब विलेज प्रधान की बात, उनकी बातें तो मैंने कंप्लीट कर ली. अब मैं थोड़े और पॉइंट्स पे आता हूँ. अब ये केस रिलेट करता है डिपार्टमेंटल सुपीरियर ऑफिसर से. इस केस का नाम है भगवती चरण पात्रा वर्सेस एम्परर. इसका साइटेशन है 1933, वॉल्यूम नंबर 60, कैलकटा, पेज नंबर 719. अब इस केस में क्या हुआ कि अक्यूज जो था वो एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क था और उस पर कुछ एम्बेजलमेंट का सस्पिशन था. तो जब डिपार्टमेंटल इंस्पेक्टर आया डिपार्टमेंट पे तो इनको सस्पेक्ट किया. अब ये डर गए, घबरा गए अक्यूज पर्सन, और ही जस्ट स्टार्टेड बेगिंग एट हिज फीट कि टू बी सेव्ड, या मुझे बचा लो, ये सारी चीज़ें कहने लगा. तो इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे. ठीक है, ये उन्होंने बोला. अब आप समझ गए होंगे कि ये जो लाइन है, मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूँगा अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे, इससे क्या हो रहा है? अक्यूज्ड के दिमाग में एक होप एंटरटेन हो रहा है कि अगर वो कन्फेस करता है तो ही माइट बी लेट ऑफ. तो ऐसे सिचुएशन में दिस कन्फेशन इज अगेन हिड बाय सेक्शन 24. ठीक है, अब एक नेक्स्ट केस पे आता हूँ, वो है एम्परर वर्सेस मोहम्मद बख्श. ये भी इलस्ट्रेटिव केस है, उसी की तरह सुनिएगा. अब इस केस में जो जिस पर्सन से अक्यूज कन्फेस कर रहा था वो आर्मी में एक डॉक्टर था. तो उसके वुंड्स ट्रीट किए जा रहे थे पर्सन के. तो डॉक्टर ने उससे बोला कि देखो, तुम्हारे बेनिफिट में ही यही होगा कि अगर तुम सच सच बता दो तुम्हारे ऊपर ये चोटें लगी कैसे. स्टेटमेंट को गौर करिए. अब स्टेटमेंट में कहीं ये चीज़ें नहीं हैं कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बचा लूँगा या कुछ कर दूँगा. वो बस इतनी सी बात कह रहा है
कि अगर तुमने बता दिया सच सच की वूंड्स कैसे लगी हैं तो ये तुम्हारे लिए बेटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डाउट डॉक्टर के भी माइंड में, क्योंकि उसे भी ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं पता है और वो किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे जो अक्यूज पर्सन थे उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में जो प्राइवी काउंसिल थी उसने बोला कि जो डॉक्टर है इस केस में ही इज़ अ मेडिकल ऑफिसर एंड ही इज़ नॉट अ पर्सन इन अथॉरिटी जो कोई रीजनेबल ग्राउंड्स दे अक्यूज्ड को कि जस्ट इन केस इफ ही कन्फेसेस तो वो उससे किसी प्रोसीडिंग से बचा लेगा। साथ में कोर्ट ने ये भी बोला, प्राइवेट काउंसिल ने ये भी बोला कि उसने सिर्फ ये सजेशन और रिप्रेजेंटेशन दिया अक्यूज्ड को कि इट वुड बी बेस्ट फॉर द अक्यूज्ड बेनिफिट इफ ही टोल्ड द ट्रुथ दैट एज टू हाउ ही केम अबाउट द वुंड्स। इट हैज़ एब्सोल्युटली नो रेफरेंस टू द क्रिमिनल चार्ज, इट हैज़ एब्सोल्युटली नो रेफरेंस that the doctor was representing that by confessing something you would avoid any evil of temporal nature, ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं था। सो इन दिस सिचुएशन जो डॉक्टर के सामने उसने कन्फेशन दी थी वो मानी गई थी, ठीक है। इसमें प्राइमरीली ग्राउंड ये था कि कोर्ट ने डॉक्टर को पर्सन इन अथॉरिटी इस केस में नहीं माना था। एक नेक्स्ट केस बताता हूँ, ये है रेक्स वर्सेस पैरेट का, PARRATT। रिपोर्ट हुआ 1831 में, वॉल्यूम नंबर 4 C&P, पेज नंबर 570। अब इसमें कैप्टन ऑफ द वेसल ने अपने सारे सेलर से बोला, क्योंकि वहाँ पे एक वॉच चोरी हो गई थी, बोला कि दैट एन अनफॉर्चुनेट वॉच हैज़ बीन फाउंड एंड इफ यू डू नॉट टेल मी who of your partner was, I will commit you to prison as soon as we get to Newcastle. You are a damned villain and the gallows is painted on your face। ये लाइन बोली, ठीक है। मैं एक बार फिर रिटरेट कर देता हूँ आपके बेनिफिट के लिए। लाइन ये थी, दैट अनफॉर्चुनेट वॉच हैज़ बीन फाउंड एंड इफ यू डू नॉट टेल मी who your partner was, I will commit you to prison as soon as we get to Newcastle. You are a damned villain and the gallows is painted on your face। अब इस केस में हेल्ड हुआ था कि confession made by the sailor after this threat was not receivable in evidence for the trial of felony। क्यों? ये threat थी in all consequences, you know, inducement, threat और promise तीनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे this was a threat and in this case the confession was not held to be receivable। अब आते हैं स्पिरिचुअल एग्जॉर्टेशन पे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेकिन इसमें मैं एक केस भी आपको बता देता हूँ। ये वाइल्ड्स केस है, ठीक है। अब इसका कोई साइटेशन नहीं मिला मुझे ढंग से, लेकिन इसको वाइल्ड्स केस के नाम से जाना जाता है। इट वॉज रिपोर्टेड इन 1835, मूडी CC, पेज नंबर 452। अब इसमें एन अक्यूज पर्सन वॉज चार्ज्ड विद मर्डर being a few days short of 14 and was told by a man who was present when he was taken up but not a constable, now kneel you down, I'm going to ask you a very serious question and I hope you will tell me the truth in the presence of the Almighty। ये लाइन बोली थी। The accused in consequence made certain statements. It was held that the statements were admissible in evidence। क्यों? I have already told you, spiritual and moral exhortations to tell the truth would not be hid by section 24, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कन्फेशनल स्टेटमेंट असॉल्ट या बीटिंग के बाद आया है तो बी वेरी अश्योर्ड कि सच कन्फेशनल स्टेटमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एट ऑल, ठीक है। अब इस पे भी अगर आप वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन परमहंस यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का इसका एक साइटेशन है, AIR 1987, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 955। अब इसमें यह था कि एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मेड बाय द अक्यूज पर्सन which was in consequence of assault and beating was not taken to be voluntarily or natural and the Supreme Court totally excluded it from the consideration, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 25 पे। अब सेक्शन 25 कहता है, नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है? Let me tell you the principle. Under this section, a confession made to a police officer is inadmissible in evidence except so far as it is allowed by section 27,
ठीक है। तो जो सेक्शन 27 है, जो रिकवरी स्टेटमेंट्स होते हैं और जिसके पर्सुएंट्स में अगर रिकवरी होती है, तो अभी हम उस पर आएंगे, तो तभी वो बार हटता है सेक्शन 25 और 26 का। अदरवाइज अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी प्रूव्ड एट ऑल। ठीक है, अगर कोई रिकवरी नहीं हुई है इन पर्सुएंस टू कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर, तो सच कन्फेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड एट ऑल। और इसका रीज़न ये है कि जनरली जो लेजिस्लेचर है ना, इट फाइंड्स दैट द कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज जनरली अनट्रस्टवर्दी. In fact, in words of the Supreme Court, in Kartar Singh versus State of Punjab, which was decided on 11th March 1994, the Supreme Court had something like this to say about it. Section 24 to 30 of the Indian Evidence Act deal with the provability or relevancy of the confession. A confession made by the accused person is irrelevant if it appears to the court to have been caused by inducement, threat, or promise in reference to a charge proceeding from a person in authority, in accordance with Section 24. By Section 25, there is an absolute ban at the trial against proof of a confession of a police officer as against the person accused of any offence. The partial ban under Section 24 and total ban under Section 25 applied equally with Section 26, that no confession made to any person while the accused is in custody of the police officer, unless it is made in immediate presence of the magistrate, shall be proved against such person. Section 27 makes an exception to Section 25 and 26 and provides that when any fact is deposed to as discovered in the consequence of information received from a person accused of any offence in custody of a police officer, then so much of such information, whether it amounts to confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved. Then Supreme Court continued and said that the fascicule of Section 24 to 30 aims to zealously protect the accused against becoming the victim of his own delusions or machinations of others to self-incriminate in a crime. अब आपको पता है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 बार करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन if an accused person is compelled to be a witness against himself. ठीक है. The confession therefore is not received with an assurance if its source be not omni suspicious moges, जिसका मतलब होता है above and free from the remotest taint of suspicion. The mind of the accused before he makes a confession must be in the state of perfect equanimity and must have not been operated upon by fear or hope or inducement. Hence, the threat or promise or inducement held out by an accused makes the confession irrelevant and it excludes it from consideration. A confession made to a police officer while the accused is in custody or made before he became an accused is not provable against him on any proceeding in which he is charged to the commission of said offence. Equally, a confession made by him while in custody of the police officer to any person is not provable in proceeding in which he is charged with the commission of an offence unless it is made in the immediate presence of the magistrate. Police officer is inherently suspected of employing coercion to obtain confession. Therefore, the confession made to a police officer under Section 25 should totally be excluded from evidence. The reason seems to be that the custody of the police officer provides easy opportunities for coercion for extorting confession. Section 25 rests on the principle that it is dangerous to depend upon a confession made to a police officer which cannot extricate itself from the suspicion that it might have been produced by the exercise of coercion or by enticement. The legislative policy and the practical reality emphasize that the statement obtained while the accused is in police custody truly be not the product of his free choice. So, a confessional statement obtained by the law enforcement officer is inadmissible in evidence. अब ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया था और सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ सेक्शन 25. वैसे ही इन दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये केस आगे भी इम्पॉर्टेंट होगा जब अकम्प्लिस एविडेंस की हम लोग बात करेंगे. अभी सिर्फ कन्फेशन को लेके इसकी रेलेवेंसी सुनिए. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the blazing lust for life of the confessing approver supplying the infrastructure for the prosecution case we find is corroborated in the material particulars by independent testimony so far as the appellant is concerned. The archaic attempt to secure confessions by hook or crook seems to be the end all and be all of the all police investigation.
The investigation does not reflect any imaginative drive on the part of the police in crime of this magnitude. The police should remember that confession may not always be a shortcut solution. Instead of trying to start from the confession, they should strive to arrive at it. Else, when they are busy on this shortcut route to success, good evidence may disappear due to inaction or inattention to the real clues. Once confession is obtained, there is often a flagging of zeal for a full and thorough investigation with a view to establish the case, dehouse the confession. It is often a sad experience that we find that on confession, later being inadmissible for one reason or the other in the court. जैसे आपको पता चल रहा होगा कि कोर्ट्स जनरली प्रेफर नहीं करते हैं पुलिस के सामने कन्फेशन करना. देखिए प्रिंसिपल इसके कई हैं. अब आप खुद सोचिए, जो अक्यूज पर्सन, अनलेस अक्यूज पर्सन में सच में इतना रिमॉर्स है, तब तक वो क्यों ऑर्डिनरली सीधे जाके कन्फेस कर देगा हर चीज़, है ना? सो दैट बिकम्स वेरी सस्पिशियस कि you as an accused person you are taking such pains to conceal the crime, and suddenly when you are in a police custody you are confessing every single incriminating fact. This is very suspicious, है ना? तो इसका मतलब है कि वहाँ पे टॉर्चर हुआ है या कुछ हुआ है. तो जनरली लेजिस्लेटिव पॉलिसी है कि पुलिस के सामने कन्फेशन अमान्य है unless and until it falls within the domain of section 27, or of course if it is made to a magistrate in accordance with section 26. और मैजिस्ट्रेट के सामने कैसे आप कन्फेशन करेंगे, इसको कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन. यू हैव टू कंप्लाई विद द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द CRPC. अब देखिए एक बहुत पुराना केस है, आप चाहें तो लिख लें इसको. ये है R वर्सेस गगन सिन्हा का. इसका साइटेशन है 1968 CNLR वॉल्यूम नंबर 73 पेज नंबर 154. अब इसने भी रैशनल बताया था कि ऐसा अनफ्लेक्सिबल स्टैट्यूटरी रूल क्यों है. तो पहला उन्होंने रीज़न ये दिया था प्रिंसिपल का कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट एन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्पैशनेट एटीट्यूड कैन नॉट बी कॉन्फिडेंटली बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स. सेकेंडली, द प्रिविलेज अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन हैज़ बीन थॉट टू लाई एट द रूट ऑफ द प्रिंसिपल. एंड थर्ड इज importance has been attached to discouragement of the abuse of the authority of the police that could erode the fundamental right of the citizen. The risk is great that the police will accomplish behind their closed doors precisely what the demands of the legal order prohibits. ठीक है, ये प्रिंसिपल अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं. ये भी एक अच्छा ओपनिंग प्रिंसिपल है. बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इसका प्राइमरली है कि टॉर्चर प्रिवेंट करना, वन और दी अदर वे. आपको इतने शब्दों से यही दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इसका एक टॉर्चर प्रिवेंट करने का है. इन अदर वर्ड्स, द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी टू प्रिवेंट द पॉलिसी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशंस. ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग कन्फेशंस. अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है कन्फेशनल FIR पे. अब इस पे दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक है अगनू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये आपने सुना ही होगा, और दूसरा है भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हो सकता है आपने ना सुना हो, बट ये प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ हेल्ड करता है. ठीक है, अगनू नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप दिल्ली देना चाहते हैं तो भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग के हिसाब से चलते हैं. तो अगनू नगेसिया ने क्या किया था, मर्डर करके एक जाके कन्फेशन देती थी. पूरी FIR कन्फेशनल इन नेचर थी. कोई भी आई विटनेस मर्डर का नहीं था, और FIR में पूरा फुल डिस्क्लोजर था गिल्ट का. तो मैं आपके लिए पहले कन्फेशनल स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ कि क्या था. अच्छा, FIR रेड एज फॉलोज. FIR ही कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसमें. माई नेम इज़ अगनू नगेसिया. माई फादर्स नेम इज़ लोधी नगेसिया. आई एम अ रेसिडेंट ऑफ लोटवा टोला जमतोली थाना पालकोट डिस्ट्रिक्ट रांची. Today, Sunday, date not known, at about 3 p.m., I have come to police station to make a statement before you, the SI of police. On account of my Barima aunt Musammat having given away her property to her daughter and son-in-law, quarrels and troubles have been occurring among us. My Barima has no son and she is a widow. Hence on her death we shall be the owners of her land and properties, and daughter and son-in-law of Barima shall have no right to them. She lives separate from us and lives in her house with her daughter and son-in-law, and I live with my brother separately in my house. Our lands are separate
from the time of her father. Today in the morning at about 7 to 8 a.m. I had one with a tangi to Dhuni Jharan Pahad to cut shrubs for fencing. I found Somra sitting there alone who was grazing cattle. Seeing him I got enraged and dealt him a tangi blow. अब टंगी अगर आप नहीं जानते, कुल्हाड़ी जैसा एक वेपन होता है, वो घास काटने के लिए अग्नि नगेसिया यूज़ कर रहा था और उसने वहाँ पे सोमरा को देखा, गुस्सा आ गया और उसी से उसने उस पर हमला कर दिया. Continuing with the confession further reads, seeing him I got enraged and dealt him a tangi blow on the calf of the right leg, whereby he toppled down on the ground. Thereupon I dealt him several chio blows on the head and the face, with the result that he became speechless and died. यहाँ पे जो अग्नुनगी से जिस चीज़ को छियो बोल रहा है, दैट इज एक्चुअली चाकू. ठीक है. आफ्टर दैट ही गेव सेवरल चाकू ब्लोज टू हिम एंड ही डाइड. At that time there was none near about the pahad. Thereafter I came to Kesari Garu field where Somra's wife Chameen was weeding out the grass in the field. I struck her also all of a sudden on the head with the tangi, whereby she dropped down on the ground and died then and there. Thereafter I dragged her to an adjoining field and laid her in a ditch to the north of it and covered the body with पत्तियों से उसने कवर कर दी, उसको वो गोंगू कह रहा था, so that the people might not see her. There was no person then at that place also. Thereafter I, armed with that tangi, went to my house of my Barima to kill her. When I reached there, I found she was sitting near heath which was burning. Reaching there, all of a sudden I began to strike her on the head with tangi, whereby she dropped down dead at the very place. Near her was Somra's son, aged about 3 to 4 years. I struck him with a tangi. He also fell down and died. I finished the line of my Barima, so no one could take share in her properties. I hid the tangi in the jhari of my Barima's house. Later on, I narrated the occurrence to my chacha, father's brother, Lehra, that I have killed the aforesaid 4 persons with tangi. After some time, I started for police station to lodge the information, and reaching the police station, I made this statement before you. My Barima had all along was quarreling like a murk, that is foolish woman, and being vexed, I did so. All the dead bodies and the tangi would be lying in those places. I can point out them. This is my statement. I got it read over to me, and finding it correct, I affixed my left thumb impression. अब हाई कोर्ट ने क्या किया, पहले आप जानिए हाई कोर्ट ने क्या किया. हाई कोर्ट ने कन्फेशनल एफआईआर के 18 टुकड़े किए. ठीक है. और 18 पार्ट्स में उन्होंने एक टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई किया, और वो पार्ट एक्सक्लूड कर दिया जो नॉन कन्फेशनल इन नेचर था, और वो पार्ट इंक्लूड किया जो कन्फेशनल इन नेचर था, एंड यूज दैट टू एस्टैब्लिश motive, and use some parts of the FIR to disclose his attention. Then it used some parts of the FIR to disclose that the appellant killed the 4 person. तो हाई कोर्ट ने क्या किया था कि कुछ पार्ट्स को तो उसने एक्सक्लूड किया कि जिससे ये ना लगे कि हम लोग डायरेक्टली सेक्शन 25 का बैन ओवरराइड कर रहे हैं. तो उन्होंने कन्फेशन को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब डिवाइड करने के बाद उन्होंने ये हरकत की कि वो कुछ पार्ट्स को आइसोलेशन में रीड करके यूज़ कर रहे थे कि भाई ये मोटिव एस्टैब्लिश करने के लिए रेलेवेंट हो रहा है, जहाँ पे वो बड़ी माँ की प्रॉपर्टी लेना चाहता था. फिर दूसरा ये दिखा रहा है कि इसके पास वेपन ऑफ क्राइम था. फिर वो दिखा रहा है कि वो फिर सीन ऑफ क्राइम पे गया, फिर उसने इतने लोगों को मारा. फिर वो ना पार्ट्स में उसको यूज़ कर रहे थे. तो व्हाट द हाई कोर्ट डिड वाज दैट इट अप्लाइड द टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी. अब ये केस किस चीज़ पे अथॉरिटी है? अग्नु नगेसिया ने ये अथॉरिटेटिवली हेल्ड किया था कि टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी कैन नॉट बी अप्लाइड इन सच केसेस. कन्फेशनल एफआईआर के स्टेटमेंट पे आप टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी नहीं अप्लाई कर सकते. अब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 154 की बात की, 154 ऑफ द सीआरपीसी, जहाँ पे एफआईआर रिकॉर्ड होती है, और बोला कि एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंशियल एविडेंस बाय इटसेल्फ, इट मे बी यूज्ड टू corroborate और कॉन्ट्राडिक्ट द मेकर देयर ऑफ, है ना. और उसके बाद बोला कि अगर
अक्यूज पर्सन ने ही एफआईआर लिखवाई है, तो द फैक्ट ऑफ हिम गिविंग इन्फॉर्मेशन इज एडमिसिबल अगेंस्ट हिम एज एविडेंस ऑफ हिज कंडक्ट under section 8 of the Indian Evidence Act. And if the information is non-confessional statement, then it is admissible against the accused as an admission under section 21 of the Indian Evidence Act, and that would be relevant. अगर एफ आई आर अक्यूज ने लिखवाई है और वो नॉन कन्फेशनल इन नेचर है, तो हो सकता है उसके कुछ स्टेटमेंट एज एन एडमिशन यूज किए जाएँ इफ़ इट फॉल्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. लेकिन अगर एफ आई आर कन्फेशनल इन नेचर है तो बस इतना ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि अक्यूज ने एफआईआर लिखवाई और दैट वाज हिज कंडक्ट. इतने ही पार्ट के लिए वो रेलेवेंट होगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला द अक्यूज इज इंटाइटल्ड टू इंसिस्ट दैट द इंटायर एडमिशन इंक्लूडिंग द एक्सकल्पेटरी पार्ट मस्ट बी टेंडर्ड इन एविडेंस. But this principle is of no assistance to the accused where no part of his statement is self-exculpatory and the prosecution intends to use the whole statement against the accused. ठीक है. अब देखिए, अब ये जो सारे पार्ट्स हैं ना, ये आपको निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का भी रेशियो ध्यान में रखना है. ठीक है. अब लेकिन अभी अग्नु नगेश तक ही रहते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है और कहता है नाउ अ कन्फेशन में कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स एंड मे रिवील नॉट ओनली द एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम बट ऑल्सो अ मोटिव, प्रिपरेशन एंड ऑपर्चुनिटी, प्रोवोकेशन, द वेपन यूज, द इंटेंशन, द कंसीलमेंट ऑफ द वेपन एंड द सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड. फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इफ द कन्फेशन इज टेंटेड द टेंट अटैचेस टू ईच पार्ट ऑफ इट. It is not permissible in law to separate one part and to admit it in evidence as a non-confessional statement. Each part discloses some incriminating fact, that is, some fact which by itself or along with the other admitted or proved fact suggests the inference that the accused committed the crime. And though each part taken singly may not amount to a confession, each part of them being a part of a confessional statement partakes of a character of a confession. If a statement contains an admission of an offense, not only the admission but also every other admission of an incriminating fact contained in the statement is a part of a confession. If the proof of the confession is excluded by the provision of law such as 24, 25 and 26 of the Indian Evidence Act, the entire confessional statement in all its part, including the admissions of minor incriminating fact, must also be excluded unless the proof is permitted by some other section, that is section 27 of the Indian Evidence Act. Little substance and content would be left in section 24, 25 and 26 if the proof of admissions of incriminating facts in a confessional statement is permitted and admitted in evidence and each sentence is used separately as a non-confessional statement. Again, take a case where a single sentence in a statement amounts to an admission of an offense. A states, I struck B with a tangi and hurt him. In consequence of the injury, B died. A committed an offense and is chargeable under various sections of the IPC. Unless he brings his case within one of the recognized exceptions, his statements amounts to an admission of an offense, but the other parts of his statement such as motive, preparation, absence of provocation, concealment of the weapon and subsequent conduct all throw light upon the gravity of the offense and the intention and knowledge of the accused, and it negatives the right of private defense, accident and other possible defenses. Each and every admission of an incriminating fact contained in a confessional statement is part of the confession. Sometimes a single sentence in a statement may not amount to a confession at all. Take a case of a person charged under section 304A of the IPC and a statement made by him to a police officer that I was drunk, I was driving a car at a speed of 80 miles per hour, I could see A on the road at the distance of 80 yards, I did not blow the horn, I made no attempt to stop the car and the car knocked down A. अब इसमें no single sentence in this statement amounts to a confession, but the statement read as a whole amounts to a confession and it amounts to an offense under 304 of the IPC. And it would not admit in evidence each sentence separately as a non-confessional statement. Again, take a case where a single sentence in a statement amounts to an admission of an offense. A states, ignore this part, Supreme Court is repeating itself again, ignore this part. वहीं तक कन्फाइंड रहिएगा कि 304A तक को लेके, जहाँ पे कहता है कि समटाइम्स अ सिंगल स्टेटमेंट इन अ सेंटेंस में नॉट अमाउंट टू अ कन्फेशन एट ऑल, जैसे 304A का एग्जाम्पल. आई होप दैट एग्जाम्पल इज क्लियर. तो सुप्रीम कोर्ट फिर आगे बढ़ता है और कहता है
कि a little reflection will show that the expression confession in section 24 to 30 refers to confessional statement as a whole, including not only the admission of an offense but also all the other admissions of incriminating facts relating to an offense. Section 27 partially lifts the ban imposed by section 24, 25 and 26 in respect of so much of the information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to a fact discovered in the consequence of information, if the other conditions of the sections are satisfied. Now I come to the meat and bones of the judgment. Supreme Court then goes even further and says, if the FIR is given by the accused to a police officer and it amounts to a confessional statement, the proof of the confession is prohibited by section 25. The confession includes not only the admission of an offense, but all other admissions of incriminating facts related to the offense contained in the confessional statement. No part of the confessional statement is receivable in evidence except to the extent that the ban of section 25 is lifted by section 27. Our attention is not drawn to any decision of this court or that of the Privy Council on the question whether, apart from section 27, a confessional FIR given by the accused is receivable in evidence against him. We think that the separability test is misleading and the entire confessional statement is hid by section 25, and save and accept as provided by section 27, and save and accept the formal part identifying the accused as a maker of the report, no part could be tendered in evidence. तो आपको इस बात को लेके बहुत क्लियर रहना है कि it is not permissible for the judge or any of the authorities to separate the confessional statement to many parts. और अग्नि नगेसिया इस पर सबसे अच्छी अथॉरिटी है. फिर इस केस में एक और बात हुई थी कि रिकवरी स्टेटमेंट पे के बेसिस पे अगर कोई रिकवरी होती है तो क्या उस पर कन्विक्शन हो सकता है, तो इसका भी आंसर दिया था. अभी हम लोग 27 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा जान लीजिए उस बारे में. अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला सेक्शन 27 अप्लाइज नॉट ओनली टू इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इन कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. Now, sub-inspector stated that he arrested the appellant after he gave the FIR report leading to discovery. Prima facie, therefore, the appellant was not in the custody of the police officer when he gave the report, unless it can be said that he was in constructive custody. On the question whether the person directly giving to a police officer, which may be used as an evidence against him, may be deemed to have been submitted himself for the custody of police officer within the meaning of section 27, there is a conflicting opinion. अब देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय में ये जो डाउट था वो क्लियर किया गया था. तो यहाँ पे अग्नि नगेसिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने देवमन उपाध्याय के रेशियो को ही कोट किया था और बोला कि लेट अस अज्यूम कि वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में था और उस कंस्ट्रक्टिव कस्टडी के बेसिस पे डेड बॉडी और वेपन ऑफ क्राइम रिकवर हुआ. So the entire evidence against the appellant consists of three things. First, appellant gave a confessional FIR. Second, recovery statement of dead body and the recovery statement of weapons. तो कोर्ट ने बोला कन्फेशनल स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से एक्सक्लूड हो गया बिकॉज सेवरलिटी टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है कन्फेशनल स्टेटमेंट पे. तो टेंट अगर एक बार अटैच कर लेता है कन्फेशन से तो वो फिर पूरे एज अ होल पे अटैच करता है. सिमिलरली फिर कोर्ट ने कहा रिकवरी स्टेटमेंट तो बाय इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट टू कन्विक्ट द अपेलेंट ऑफ द ऑफेंसेस अंडर 302 ऑफ द आईपीसी एंड दिस पर्सन वाज अक्विटेड. इस बात पे उसको अक्विट कर दिया गया था. ठीक है, सो दिस इज अ लोकस क्लासिकस ऑन दिस पॉइंट. और ये जजमेंट बहुत अच्छा जजमेंट है एंड यू शुड ऑलवेज कीप इट इन माइंड. तो जब भी आप आंसर कर रहे हो ना कि अगर अक्यूज ने एफआईआर लिखवाई है तो उसका क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगा, तो आप हमेशा पहले ये बात करें कि एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है. इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ corroborative और कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटेंशियल एविडेंस. इस पर क्लियर होना चाहिए. फिर आपको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए क्वेश्चन को कि अगर एफआईआर कन्फेशनल इन नेचर है तो आप अग्नि नगेसिया का रेशियो ध्यान में रखिए, और अगर एफआईआर नॉन कन्फेशनल इन नेचर है तो इट कैन बी used as a admission if it falls within section 21 of the Indian Evidence Act. क्योंकि कभी कभी अक्यूज्ड पर्सन ओवर स्मार्ट बनते हैं और क्राइम करने के बाद खुद ही एक एफआईआर लिखवा देते हैं. कन्फेशनल नहीं, ये बताते हैं कि किसी और ने क्राइम कमिट किया है, लेकिन एफआईआर में कई ऐसे एडमिशन वो गलती से बोल जाते हैं जो उन्हीं के केस के अगेंस्ट यूज किए जाएंगे लेटर. तो होता है क्या है ना कि वो जो एफआईआर होती है
वो अगर एडमिसिबल है, इन अदर वर्ड्स नॉन कन्फेशनल इन नेचर है, तो ये कभी कभी हो जाता है कि जो एडमिशंस जो एफआईआर में कंटेन्ड है इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। लेकिन अगर एफआईआर कन्फेशनल है तो आप जानते हैं कि taint will attach to the entire part of it, unless of course the recovery has been made, and recovery itself is also not sufficient to convict the accused person. तो दो जजमेंट्स का ध्यान रखिएगा, इसका और एक भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे मैं अभी आऊँगा, इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें आपको कई पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको प्राइमा फेसे हर चीज़ पे सेटिस्फाई कर देंगे कि लॉ इस पे चल कैसे रहा है, ठीक है। फिर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि टेस्ट ऑफ सिवरेबिलिटी डिस्प्रूव किया था एज फार एज कन्फेशन इज कंसर्न इन दिस केस, ठीक है। और ये जो टेंट अटैचिंग वाली जो लाइन है ना, ये अग्नु नगीसे से ही निकल के आई है। तो अगर कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आए ना, इफ द टेंट अटैचेस टू अ कन्फेशनल स्टेटमेंट इट अटैचेस टू ऑल पार्ट ऑफ इट, ये और फिर एक्सप्लेन लिख के आ जाए, तो आप समझ जाइए अग्नु नगीसिया की जजमेंट की बात हो रही है। तो अग्नु नगेसिया का जो मैंने नोट्स दिया है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आ जाता हूँ भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पे। अब इस केस में प्रोसिक्यूशन का केस क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस केस द अपेलेंट मर्डर्ड हिज वाइफ, हिज टू डॉटर्स who were aged 4 years and about 7 years, his sons aged about 2 years and aged about 14 years and aged about 8 years. And after committing these murders, the appellant went to the police station and he was holding his blood-stained sword by which the murders were allegedly committed, and he himself lodged the FIR, ठीक है। अब FIR इस केस में कन्फेशनल इन नेचर थी। ब्लड स्टेन्ड स्वॉर्ड जो थी वो सीज की गई, और जो ब्लड स्टेन क्लोथ्स थे वो भी सीज किए गए, और उसका सीजर मेमो का एक एग्जिबिट बनाया गया, और FIR वाज आल्सो एन एग्जिबिट इनसाइड द कोर्ट। और फिर अक्यूज पर्सन के बेसिस पे जो डेड बॉडीज जितनी भी थी उनकी रिकवरी हुई, ठीक है। अब सवाल ये था कि अक्यूज ने क्यों मारा अपनी वाइफ को, और अपनी लगभग पूरी फैमिली ख़त्म कर दी थी। तो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से मोटिव इन द केस वाज दैट द अपेलेंट डाउटेड द फिडेलिटी ऑफ हिज वाइफ, ठीक है। फिडेलिटी ऑफ हिज वाइफ इन केस ही वाज अंडर एन इम्प्रेशन कि हिज वाइफ इज़ नॉट फेथफुल टू हिम। तो प्रोसिक्यूशन ने फिर आगे अपना केस बताया जो उसके हिसाब से मोटिव था। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने बताया that during the panchayat elections, about 4 or 5 days before the unfortunate incidents, the appellant was told by some village people that a Rajput lady was having an affair with a Gurjar and was likely to be co-opted as a punch, since there was one family of Rajput in the village and that was of appellant himself. The appellant then suspected that it could be his wife who was going to be co-opted, and at the same night he inquired from his wife about her relationship with that Gurjar, but he was not satisfied with the answers given by her to his questions. The same night, while he was in a disturbed state of mind, he got the impression during interrogation of his wife that she has developed some illicit relation with that person, and she was having an affair with him. He therefore not only doubted the fidelity of his wife, but also thought that his 5 children born out of her wife were not his children. Now, harboring those sentiments, he murdered all of them. Now, let me narrate to you what is written in an FIR. FIR में क्या लिखा था? अब FIR तो appellant भेरू सिंह ने खुद ही लिखवाई थी। तो appellant ने बोला, just before 4 and 5 days earlier through a panchayat election, some people of the village taunted me that a Rajput woman would be elected as a panch in the election of this term. There is only one Rajput home in our village, and I and my elder brother reside there. I suspected that something was wrong. On that very night, I inquired with my wife, but she denied the illegitimate relationship, but I was not satisfied and I kept on asking. In the last night, she confessed that she liked Bhojana Gurjar of Fazalpura and that illegitimate relationship developed with him. At this, I was very much disturbed in the last night. Today, when my wife was adjusting the stones of the wall of the house, I went there with my sword and cut her head,
from the throat by giving a single blow of the sword. My children Raj Bahadur, aged about 2 years, Nand Kanwar, aged about 14 years, Hansa, aged about 7 years, were playing there. I also killed them by my sword. Then I found my 8-year-old child Nathu, who was standing near a tree. I ran towards him and also killed him by the sword as soon as he reached near the house of Chotu Maharaj. The 4-year-old child Manraj cried out and ran towards the hand pump, but I followed her and I also killed her by my sword. My sister-in-law Ratan Kanwar came at that time and she tried to stop me, but the devil was on my head. My wife deceived me and her children must also have been procured by others. I have killed all of them and now I submit my sword. फिर इस कन्फेशनल एफआईआर के बाद पुलिस ने भी अपना जो डेली डायरी होती है उसमें कुछ पॉइंट्स रिकॉर्ड किए. वो डेली डायरी का जो एग्जिबिट था वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया एज एग्जिबिट नंबर 42 फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन. तो पुलिस ने उसमें क्या लिखा था? Bheru Singh, son of Kalyan Singh Rajput, resident of Fazalpura, has produced a sword with this information. The sword is stained with blood. The half of its blood became dried. Some hairs stained with blood are also attached with it. The handle of it is made of iron, and the sword is 37 inches length, along with the handle of it, and it's 1.25 inches is at width. On the finger near the thumb of the left hand of Bheru Singh, there are 2 inside bones and fresh blood is melted on it. He is wearing a long sleeve shirt and a white shirt. The spots of blood are also seen on it. On the basis of the above mentioned information, the case was registered as number 40 dated 3rd June 1988, section 302 of the IPC, read with section 4/section 25 Arms Act, and the proceedings were initiated. अब सवाल ये उठता है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा? Supreme Court then again reiterated the position of law and said, the provision of section 24 to 30 of the Indian Evidence Act and section 164 of the CRPC deals with confession. By the virtue of provision of section 25 of the Indian Evidence Act, a confession made to a police officer under no circumstances admissible in evidence against an accused. Now the court continued and said that the sections deals with confession made not only when the accused was free and not in police custody, but also with the one made by such person before any investigation has begun. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े से कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आपको इस पॉइंट पे मैं अभी बताने वाला हूँ. तो ये लाइन मुझे लगता है इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ लॉ दैट द सेक्शन डील्स विद कन्फेशन made not only when the accused was free and not in police custody, but also with the one made by such person before any investigation has begun. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. The expression accused of any offense in section 25 would cover the case of an accused who has since been put on trial, whether or not at the time when he made the confessional statement he was under the arrest or in custody as an accused in that case or not. Inadmissibility of a confessional statement made to a police officer under section 25 of the Indian Evidence Act is based on a ground of public policy. Section 25 of the Indian Evidence Act not only bars the proof of admission of an offense by an accused to a police officer or made by him while in custody of a police officer, but also the admission contained in a confessional statement and all its incriminating facts relating to the commission of an offense. Section 26 of the Indian Evidence Act deals with a partial ban to the admissibility of the confession made to a person other than a police officer. But we are not concerned with it in this case. Section 27 of the Indian Evidence Act is in the nature of a proviso or an exception which partially lifts the ban imposed by Section 25 and 26 of the Indian Evidence Act and makes admissible so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates to the facts thereby discovered, when made by the person accused of an offense while in police custody. Under section 164 of the CRPC, a statement or confession made in course of an investigation may be recorded by a magistrate subject to the safeguard imposed by that section itself and can be relied upon at the trial. However, when we consider the first information report is given by the accused himself to a police officer and it amounts to a confessional statement, the proof of the confession is then prohibited by section 25 of the Indian Evidence Act. No part of the confessional statement can be proved or received in evidence except for the extent it is permitted by section 27 of the Indian Evidence Act. फिर वही बात repeat कि FIR is not a substantial evidence, can only be used to corroborate or contradict the maker thereof. फिर the court said
where the accused himself lodges the FIR, the fact of his giving the information to the police is admissible against the evidence of his conduct under Section 8 of the Indian Evidence Act, and to the extent it is non-confessional in nature, it would also be relevant under Section 21 of the Indian Evidence Act, but the confessional part of the FIR reported by the accused to the police cannot be used at all against him in the view of the ban of Section 25 of the Indian Evidence Act. From the careful perusal of his FIR, we find that it discloses the motive of murder and the manner in which the appellant committed the 6 murders. The appellant produced the blood-stained sword with which, according to him, he committed the murder. In our opinion, the FIR, however, is not wholly confessional statement, but only that part of it is admissible in evidence which does not amount to a confession, and it is not held by the provision of Section 25 of the Indian Evidence Act. The relationship of the appellant with the deceased, the motive of his commission of the crime, and the presence of his sister-in-law do not amount to the confession of committing any crime. Those statements are non-confessional in nature and can be used against the appellant under Section 8 of the Indian Evidence Act. The production and the seizure of the sword by the appellant at the police station was blood-stained and is also said by the provision of Indian Evidence Act. However, the statement that the sword has been used to commit murder as well as the manner of committing it is clearly inadmissible in evidence. Thus, to the limited extent we have noticed above, and to save to that extent only, the other portions of the FIR must be excluded from evidence, and the rest of the statement amounts to a confession of committing crime and it is not admissible in evidence. तो एक तरीके से, to be very honest, सुप्रीम कोर्ट पार्शली तो यूज कर रहा है टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी, जो कि अग्नु नगेसिया में बोला गया था नहीं कर सकते आप. अच्छा, ये दोनों जजमेंट्स कोऑर्डिनेट बेंचेस के द्वारा है. अब यहाँ पे कह नहीं रहा है कि हम टेस्ट ऑफ सेवरेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं. इनफैक्ट अगर आप प्योरिटन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एकदम प्योरिटन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट एकदम सही है. और कहीं कहीं पॉइंट से अग्नि नगेशिया थोड़ा इरेशनल था, कि मतलब उसके हिसाब से ये था कि अगर कोई आई विटनेस नहीं है और आदमी अगर मर्डर कर दे और फिर जाके कन्फेस कर ले FIR, देन वर्चुअली he cannot be convicted of an offense, क्योंकि अग्नु नगेशिया में he was acquitted, है ना. एट द बेस्ट आपको क्या मिलेगा? कंडक्ट का एविडेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेकर ऑफ एन FIR और रिकवरी स्टेटमेंट, यही 3 मिलेंगे. और अगर यही 3 मिलेंगे तो आपका कन्विक्शन नहीं हो सकता. तो देखिए, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप अग्नु नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट फॉलो करिएगा. लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या आप क्या कहते हैं दिल्ली देना चाहते हैं, तो भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही प्रैक्टिस हो रहा है. ठीक है. तो भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कौन कौन से जो स्टेटमेंट थे सुप्रीम कोर्ट ने नॉन कन्फेशनल माने, ये वाले स्टेटमेंट, जहाँ पे वो बता रहा था अपनी रिलेशनशिप विद द डिसीज्ड, वेयर ही वाज एक्सप्लेनिंग हिज मोटिव फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टर इन लॉ. उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन नहीं माना, और उसका जो कंडक्ट था ऑफ रिकॉर्डिंग द FIR एंड अप्रोचिंग द पुलिस स्टेशन, वो सेक्शन 8 में रेलेवेंट पाया. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स आइडेंटिफिकेशन एज द मेकर ऑफ एन FIR वाले पॉइंट्स तो रहेंगे ही. बाकी उन्होंने पुरानी ही पोजीशन ऑफ लॉ रिटेरेट की कि अगर कन्फेशन होता है तो कन्फेशनल FIR कैन नॉट बी यूज्ड, और अगर FIR नॉन कन्फेशनल इन नेचर है देन ऑफ कोर्स इट कैन बी यूज्ड in accordance with Section 21 of the Indian Evidence Act. But a confessional part of the FIR cannot be used by the accused to the police officer in the view of ban under Section 25 of the Indian Evidence Act. तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि देखिए, सबसे अगर आप मुझसे पूछें कि एक्यूरेट पोजीशन ऑफ लॉ कौन ले डाउन कर रहा है, तो मैं कहूँगा भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. लेकिन एग्जाम के लिए यू विल नॉट मेंशन भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट इन दिल्ली और इफ़ यू इंटेंड टू प्रैक्टिस. ठीक है. एकेडमिक पर्पज़ के लिए, बाकी एग्जाम्स के लिए आपको सिर्फ अग्नु नगेसिया पे ही कन्फाइंड रहना है. ठीक है. इनफैक्ट कई एग्जामिनर्स को आइडिया भी नहीं होगा कि भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान डज एग्जिस्ट. ठीक है. इनफैक्ट इट डज एंड इट इज़ रिचुअली फॉलोड इनसाइड द हाई कोर्ट्स. तो आपकी दोनों पोजीशन मैंने कवर कर ली, एक है एकेडमिक और एक है प्रैक्टिकल. अब देखिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान और अग्नु नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में. डिफरेंस है 10% का. भेरू सिंह थोड़ा अलग टेंजेंट पे जा रहा है एज कम्पेयर टू दी एब्सोल्यूट रिजिड एनंसिएशन ऑफ लॉ, जैसे कि अग्नु नगेसिया में किया गया था.
भेरू सिंह में भेरू सिंह वॉज कन्विक्टेड, ठीक है। अग्नू नगेसिया में अग्नू नगेसिया वॉज एक्विटेड। अब नेक्स्ट केस इन पॉइंट पे आते हैं, वो है सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इसमें द अपेलेंट वॉज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट्स फॉर सेक्शन 2302 of the IPC, and the prosecution relied amongst other materials a letter, and the letter contained a confession and was addressed to the sub-inspector. The appellant wrote the letter with the intention that it should be received by the sub-inspector, and he kept it near the dead body and left the house after locking it. The lock was broken open, the letter was recovered by the sub-inspector, and in appeal to the Supreme Court, the admissibility of this letter was challenged. अच्छा, लेटर में क्या लिखा था ये पहले बता देता हूँ। लेटर में लिखा था, आई हैव माई सेल्फ कमिटेड द मर्डर ऑफ माई वाइफ श्रीमती सिंदूरा रानी, नो बडी एल्स परपेट्रेटेड दिस क्राइम, आई वुड अपियर माई सेल्फ आफ्टर 20 or 25 days and then I will state everything. One day the law will extend its hands and get me arrested. I would surrender myself. फिर उसने अपना सिग्नेचर किया। On the back side of this letter was written the following: This is the first and last offense of my life. I have not done anything illegal, nor I have the courage to do that, but this woman compelled me to do so and I had to break the law. अब प्रोसिक्यूशन ये एस्टैब्लिश कर दिया जो लेटर था ये अक्यूज्ड की हैंड राइटिंग में था। आज जो काउंसिल फॉर द अपेलेंट था उसने चैलेंज किया इसकी एडमिसिबिलिटी कि इट वाज हिड बाय सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि द ऑब्जेक्शन इज नॉट वेल फाउंडेड। क्यों? इस पे सुप्रीम कोर्ट का आंसर था कि नो डाउट दैट द लेटर कंटेन्स अ कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड इट इज ऑल्सो एड्रेस्ड टू अ पुलिस ऑफिसर, बट दैट कैन नॉट मेक द लेटर इनएडमिसिबल because this letter is not a confession made to a police officer which is being hid by section 25 of the Indian Evidence Act. According to the Supreme Court, in this case the police officer was not nearby when the letter was written or knew that it was being written. In such circumstances, quite obviously the letter would not have been a confession to the police officer if the word sub-inspector has not been written. Nor do we think it can become one in the similar circumstances only because the word sub-inspector has been written there. It would still have not been a confession made to a police officer for the simple reason it was not so made from any point of view. और एक और ग्राउंड इनका ये था कि इन्वेस्टिगेशन जब शुरू ही नहीं हुई तो हाउ इज अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर। अब आपको इस जजमेंट में बड़ी अजीब बातें लग रही होंगी। ये जजमेंट है 1965 का और भेरू सिंह में ठीक बोला गया था कि जो कन्फेशन है वो इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले भी अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर को की जाती है तो इट वुड बी हिड बाय सेक्शन 25। तो प्रैक्टिसिंग के पर्पस से भेरू सिंह ही चल रहा है, पर मुझे ये केस आपको बताना ज़रूरी था कि ऐसे भी केसेस हैं। इसी का ठीक उल्टा है कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिपोर्टेड ऑन 24 सितंबर 1973। अब इस केस में जिस एविडेंस के बेसिस पे हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया था अक्यूज्ड पर्सन को, उसमें भी एक लेटर था and the letter was sent by the accused person to the station house officer. अब यहां पे भी क्वेश्चन था कि क्या ये लेटर एडमिसिबल है एविडेंस में। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली सेक्शन 25 को रेफर नहीं किया, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया सेक्शन 162 ऑफ द सीआरपीसी को। वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में जान लीजिए कि अगर कोई भी स्टेटमेंट आप अगर पुलिस को देते हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड अनलेस इट फॉर्म्स विद इन द एक्सेप्शन। वो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, दैट टू बाय द डिफेंस एंड बाय द प्रोसिक्यूशन इफ द प्रोसिक्यूशन ऑब्टेन्स द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उसका एक सेविंग क्लॉज है कि सेक्शन 32 या सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में फॉल करता है तो स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर कैन बी यूज्ड। पर जनरल रूल ये है कि वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए जा सकते हैं अगर कोई भी स्टेटमेंट ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दिए गए। 162 अपनी एप्लीकेबिलिटी में बहुत वाइड है, क्योंकि आप अभी जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आप अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि कन्फेशन नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी। 162 विटनेस पे भी लगता है। अगर मैं और आप जाके भी अगर मान लीजिए कोई चीज़ बोल रहे हैं पुलिस के सामने, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एंड वी नीड नॉट बी साइनिंग दैट स्टेटमेंट एट ऑल। समझ रहे हैं? उसको हमें साइन भी करने की ज़रूरत नहीं है। उन बयानों को हम लोग बोलते हैं 161 के बयान, और उसकी लीगैलिटी क्या है, कैसे यूज़ होगा, वो 162 बताता है। 162 बताता है कि वो स्टेटमेंट यूज़ ही नहीं किए जा सकते इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल। ठीक है,
एग्जामिनेशन पुलिस ऑफिसर करता है इन अकॉर्डेंस में सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी, और उसको यूज़ कैसे करना है वो 162 बताता है। 162 बताता है एज अ जनरल रूल दो स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग द सच विटनेस या इफ इट फॉल्स विद इन द डाइंग डिक्लेरेशन और रिकवरी स्टेटमेंट, ये उसका लिमिटेड पर्पस है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का ये है कि विटनेस कोर्ट में आके सच बोले एंड ही शुडंट फील टाइड डाउन टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे भी वैसा ही लेटर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेयर पर यूजल ऑफ द सेक्शन 162 इन proves that a statement made by a person to a police officer in course of an investigation cannot be used for any purpose except for the purpose of contradicting a witness as mentioned in the proviso of subsection 1 of 162 or for the purpose mentioned in subsection 2 for which we are not concerned with the present case. The prohibition contained in the section relates to all statements made during the course of an investigation. The letter which was addressed by the accused to station house officer was in a nature of narration of what according to Sahiram he had been told by the accused person. Such a letter in our opinion would constitute a statement for the purpose of section 162 of the code of the criminal procedure. The prohibition relating to the use of the statement made to a police officer during the course of investigation cannot be set at naught by the police officer not himself recording the statement of a person but having it in the form of a communication addressed by the person concerned to the police officer. If a statement made by the person to a police officer in the course of an investigation is inadmissible except for the purpose mentioned in 162, the same would be the true of a letter containing the narration of fact addressed to a person to a police officer during the course of an investigation. It is not permissible to circumvent the prohibition contained in section 162 by the investigation officer obtaining a written statement of a person instead of investigating officer himself recording that statement. फिर सुप्रीम कोर्ट के आगे एक और ग्राउंड लिया गया बाय द काउंसिल ऑफ द स्टेट कि जब लेटर लिखा जा रहा था पुलिस को तब तो कोई इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही थी, तो अगर इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही थी तो लेटर को इनएडमिसिबल नहीं करार दिया जा सकता है, क्योंकि 162 तो तब ऑपरेट होगा ना जब इन्वेस्टिगेशन हैज़ कमेंस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस कंटेंशन इज wholly devoid of force. The restriction placed by section 162 on the use of the statement made during the course of an investigation is in general terms. There is nothing in this section to show that the investigation must relate to a particular accused before a statement to the police pertaining to that accused can be held to be inadmissible. उसके बाद काउंसिल फॉर द स्टेट ने पता है कौन सा जजमेंट कोट किया, यही जजमेंट सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसकी मैंने अभी इससे पहले आपसे बात की, सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस जजमेंट में बोला गया था बाय द मेजॉरिटी दैट द लेटर एड्रेस्ड बाय द अक्यूज्ड टू अ सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कंटेनिंग हिज कन्फेशन वाज नॉट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी नेगेटिव लैंग्वेज में काउज्ड है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि उस जजमेंट में होल्ड किया गया था कि सेक्शन 25 में के बार से हिट नहीं होता था वो लेटर, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको केस समझाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देर इज नथिंग इन दैट जजमेंट टू शो दैट द लेटर इन क्वेश्चन हैड बीन रिटन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन दैट केस। एज सच this court in that judgment did not cast the question as to whether the letter in question was inadmissible under section 162 of the CRPC. As such, state cannot derive much authority from that judgment. अब आपको अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मनमानी चल रही है, तो प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ है क्या। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, सीताराम में जो मेन क्वेश्चन था, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे अक्यूज ने लेटर लिखा था टू द पुलिस ऑफिसर काली, और सेक्शन 25 वाज अंडर कंसिडरेशन अंडर सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो लेटर जो एड्रेस किया गया था स्टेशन हाउस ऑफिसर को, उसमें सेक्शन 25 कंट्रोवर्सी में नहीं था, उसमें सेक्शन 162 ऑफ द सीआरपीसी कंट्रोवर्सी में था। तो अगर आप प्रैक्टिकली प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लॉ में देखें तो स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड और ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ 162 एज वेल, है ना। तो दैट इज वाई आई कैन से दैट सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कैन नो लॉन्गर बी हेल्ड टू बी अ गुड लॉ। लेकिन टू बी वेरी फेयर, कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 162 पे अथॉरिटी थी, ठीक है,
और यहाँ पे जब सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कोर्ट किया भी गए थे इनके सामने, तो उन्होंने बोल दिया था कि यू कैन नॉट डिराइव मच हेल्प फ्रॉम दैट जजमेंट, बिकॉज उसके अंदर जो क्वेश्चन था वो इस बात से लेके डील नहीं कर रहा था कि क्या इट इज़ हिड बाय सेक्शन 162 ऑफ द सीआरपीसी और नॉट। दूसरा एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन जो कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में था, वो था कि जो साही राम था जिसने लेटर लिखा था जिसमें कन्फेशन ऑफ द अक्यूज थे, दैट ही वॉज द प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, तो एक प्रोसिक्यूशन विटनेस था, ही वॉज नॉट स्ट्रिक्टली द अक्यूज पर्सन, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस था। और सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इट वाज द अक्यूज्ड हिमसेल्फ, वो रोट द लेटर एंड पुट ऑन द डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस था। अब प्रैक्टिकली अगर आप जाएंगे और प्रैक्टिकली अगर आप इन सिचुएशन से डील करेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये सारी फील्ड ओवरलैप करती हैं। और मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक साथ पढ़ी जाती हैं, अलग अलग नहीं पढ़ी जाती हैं। तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि यू नीड टू क्लब टुगेदर योर नॉलेज। आप जितनी भी नॉलेज गेन करेंगे यू नीड टू क्लब इट टुगेदर आगे चल के। अभी आपको बस सेक्शन समझना है। ठीक है, सीताराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इसलिए बताना आपको लिए ज़रूरी था क्योंकि ये एक तरीके से एकेडमिकली काफ़ी फेवरेट जजमेंट है एग्जामिनर्स का। कभी कभी आ जाता है, रेयरली आता है पर कभी कभी आ जाता है। तो अगर कभी आ जाए तो आप उसके लिए रेडी हों, इसलिए मैंने बता दिया। वरना अगर मेरा बस चलता तो मैं जजमेंट को सीधे बोल देता, नॉट मच रिलायंस कैन बी लेड ऑन इट। इनफैक्ट कालीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ लॉ मोर एक्यूरेटली। तो एज फार एज दिस वॉज कंसर्न, आई होप दिस पोजीशन इज़ क्लियर। अगर ना क्लियर हो तो आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ बता दूं, आप ऐसा भी, अब केस में ये भी हो सकता है कि मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन एक क्राइम की हो रही है और कन्फेशन मान लीजिए दूसरे क्राइम का किया गया है पुलिस के सामने, तो वो भी इनएडमिसिबल है। समझ जाइए, स्पिरिट ऑफ सेक्शन 25 ये है कि अ कन्फेशन ऑफ पुलिस कैन नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, अनलेस इट इज फॉल्स अंडर द एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर क्राइम ए की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अक्यूज ने क्राइम बी पे कन्फेस किया है, इवन देन दैट वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ द एडमिसिबिलिटी। एडमिट नहीं होगा वो एविडेंस। ठीक है, कन्फेशन का जब भी आंसर लिखेंगे, चाहे आप सेक्शन 25 पे लिख रहे हैं, 26 पे लिख रहे हैं, 27, कभी भी किस पे भी लिख रहे हैं, पाखला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर में जो कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई है ज़रूर कोट करिएगा। ठीक है, या पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट को भी कोट कर सकते हैं, दोनों ही सेम डेफिनेशन यूज़ करते हैं क्योंकि वही कन्फेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है। और एज फार एज जनरल प्रिंसिपल है कि कन्फेशन मस्ट बी ओनली बी रिलाइड अपॉन एंड मस्ट बी रेड एज अ होल, नॉट इन पार्ट्स। ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है। इसके एक्सेप्शन की जब भी बात करें तो निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और फिर जितने भी मैंने और भी सेक्शंस बताए थे उसको भी, केस लॉस बताए थे, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम एक दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं कि वो इज़ अ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कौन होता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पुलिस ऑफिसर वो होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बट आंसर इज़ नॉट दैट सिंपल इन लॉ। अब देखिए, सबसे अच्छा जजमेंट जो मुझे आज तक मिला है इस पॉइंट पे वो है राजा राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डिसाइडेड ऑन 4 अप्रैल 1963। अब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 25 उन्होंने ये बोला था, और मैं आपको एक लाइन में टेस्ट बता सकता हूँ कि एक लाइन में टेस्ट क्या है, पहले वही बता देता हूँ। टेस्ट ये है डिटरमाइन करने का कि पुलिस ऑफिसर है या नहीं, कि क्या उसके पास पावर ऑफ अरेस्ट कपल्ड विथ पावर टू सेंड अ रिपोर्ट, a police report as is envisaged by section 173 of the CRPC। ऐसी शक्तियां हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में। अगर हैं तो वो पुलिस ऑफिसर है, अगर नहीं है, अगर वो सिर्फ कंप्लेंट मेक कर सकता है मैजिस्ट्रेट को, तो ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर। इन दिस कंटेक्स्ट नाउ आई विल जस्ट नरेट यू सम ऑफ द अथॉरिटीज। अब राजा राम जायसवाल में बोला गया, it may well be that statute confers power and impose duties on the public servant, some of which are analogous to those of police officer. But by the reason of the nature of those duties which he is required to perform, may be exercising various other powers also. The contention thus is that when an officer has to perform a wide range of duties and exercise correspondingly a wide range of powers, then the mere fact that some of the powers which the statute confers upon him are analogous to or even identical with those of a police officer would not make him a police officer, and therefore
If such an officer records a confession, it would not be hit by Section 25 of the Indian Evidence Act. In our judgment, what is pertinent to bear in mind for the purpose of determining as to who can be regarded as a police officer for the purpose of this provision is not the totality of the powers which the officer enjoys, but the kind of powers which the law enables him to exercise. The test for determining whether the person is a police officer for the purpose of Section 25 of the Indian Evidence Act, in our judgment, be whether the powers of a police officer which are conferred on him or which are exercisable by him because he is deemed to be an officer in charge of a police station established a direct or substantial relationship with the prohibition enacted by Section 25, that is, the recording of a confession. In our words, the test would be whether powers are such as would tend to facilitate the obtaining by him of confession from a suspect or a delinquent. If they do, then it is unnecessary to consider the dominant purpose for which he is appointed or questions as to what powers he enjoys. These questions may perhaps be relevant for consideration where the powers of a police officer concerned upon him are of a very limited character and not by themselves sufficient to facilitate the obtaining by him of confession. तो ये प्राइमरली आपका सबसे अथॉरिटेटिव जजमेंट है इस पॉइंट पे. अब ये जजमेंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन आई थिंक इट वुड मेजॉरिटी जितने भी जजमेंट्स मैं बताता हूँ आपको वो बड़े ही होते हैं. आई थिंक कोई भी 150 पेजेस से कम का नहीं है. इस जजमेंट में एन एक्साइज ऑफिसर जो सेक्शन 78 सब सेक्शन 3 ऑफ बिहार एंड उड़ीसा एक्ट 1950 में एक्ट कर रहा था, उसको पुलिस ऑफिसर माना था सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जो पावर्स थी वो वैसी ही थी जो चैप्टर 12 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थी. सिमिलरली अगर वैसी ही पावर्स थी जो चैप्टर 12 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थी, और उसमें सबसे स्ट्रिक्ट चीज़ ये देखता है कोर्ट की क्या पावर टू सेंड अ पुलिस रिपोर्ट भी है या नहीं, तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन केसेस में बिहार एंड उड़ीसा की एक्साइज एक्ट 1915 में वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है. वो आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है. आपके लिए बस ये रेलेवेंट है कि टेस्ट क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स इन जनरल जो पुलिस ऑफिसर का जो एक्सप्रेशन सेक्शन 25 में यूज़ हुआ है उसको लिबरली कंस्ट्रू करते हैं. हम लोग से पॉपुलर सेंस में नहीं लेते. जैसे कि आप पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं उसी सेंस में नहीं लिया जाता है. सेक्शन 25 हैज़ मच वाइडर स्कोप एज टू द डेफिनेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर. तो कौन कौन नहीं है पुलिस ऑफिसर पहले मैं बता दूं. विलेज चौकीदार नहीं है पुलिस ऑफिसर, पुलिस पाटिल नहीं है पुलिस ऑफिसर, विलेज हेडमैन नहीं है पुलिस ऑफिसर, एक्साइज पियोन नहीं है पुलिस ऑफिसर, और कस्टम ऑफिसर नहीं है पुलिस ऑफिसर. ये कस्टम ऑफिसर का याद रखिए, कस्टम ऑफिसर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज पुलिस ऑफिसर्स. पर सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर who has the power of a police officer to investigate but not a power to frame a charge sheet under section 173 of the CRPC is also not a police officer. लेकिन बिहार एंड उड़ीसा की जो एक्साइज एक्ट है 1915 उसके कंटेक्स्ट में राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया था, क्योंकि उनमें उनके पास CRPC में जो पुलिस ऑफिसर्स को पावर दी जाती हैं सब्सटेंशियली सारी पावर है इंक्लूडिंग द पावर टू सेंड अ चार्ज शीट. तो ऐसी सिचुएशन में दे वुड बी कंसिडर्ड एज पुलिस ऑफिसर्स. वैसे ही कभी कभी एक्ट लिख देती हैं दैट द फॉलोइंग अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी अ पुलिस ऑफिसर. कई स्टैट्यूट्स में लिख दिया जाता है. तो अगर वहाँ पे ये लिख दिया गया इट इज़ डीम्ड टू बी अ पुलिस ऑफिसर, तो आप समझ जाइएगा कि फिर सेक्शन 25 का प्रोहिबिशन अप्लाई करेगा. ठीक है. वैसे ही गुलाम हुसैन शेख चौगले वर्सेस एस रेनल्ड्स में बोला गया था कि अगर कस्टम ऑफिसर वाइल एक्टिंग अंडर सेक्शन 108 ऑफ द कस्टम एक्ट 1982 कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है देन इट वुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस एंड द कोर्ट हैज़ टू टेस्ट वेदर द इनकल्पेटिंग पोर्शंस वर मेड वॉलंटरली और वेदर इट वाज विशिएटेड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेमिस एनविसेज इन सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. तो उन पर 25 इन लोगों पे 25 नहीं अप्लाई करता पर 24 जरूर अप्लाई करेगा, तभी 24 इट्स वाइडर इन स्कोप. और कौन नहीं है पुलिस ऑफिसर? मेंबर ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 आर ऑल्सो नॉट पुलिस ऑफिसर्स. होम गार्ड्स आर ऑल्सो नॉट पुलिस ऑफिसर्स. Similarly, officers under FERA is also not a police officer, even though he has some of the powers which a police officer has, but since he does not have a power to lodge a report
as envisaged under section 173 of the CRPC, he was not held to be a police officer. इसीलिए मैंने बोला था कि टेस्ट यही है कि along with the powers of the police report एक predominant टेस्ट सुप्रीम कोर्ट जो देखता है या कोर्ट्स इन जनरल देखते हैं या 173 में रिपोर्ट दे सकता है या नहीं. ये आफ्टर रेफरिंग टू आई थिंक मैंने इस पे 73 जजमेंट्स पढ़ने के बाद ये टेस्ट निकाला था. सिमिलरली NDPS एक्ट में जो ऑफिसर्स एम्पावर्ड होते हैं वो भी पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते हैं. And a confessional statement made to them would be admissible against the person provided it is not hid by section 24. ठीक है, उन पे section 24 की बात होगी, section 25 नहीं लगेगा. section 25 is more rigorous in its scope. उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि voluntarily true है, वो कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर को दिया नहीं, प्रूव नहीं किया जा सकता unless it falls under section 27. अब एक नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज्ड अपने फेवर में यूज़ कर सकता है. तो इसका आंसर है हाँ, येस ही कैन. कभी कभी क्या होता है ना कि कन्फेशनल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं. और लेट अस सपोज कन्फेशनल स्टेटमेंट में लिखा है कि अक्यूज ने अपनी वाइफ को इसलिए मारा क्योंकि उसने उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स एक स्ट्रेंजर से कमिट करते हुए देख लिया था. तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलेगा. लेकिन मान लीजिए प्रोसिक्यूशन ने वो नहीं लगाया और एक ही एविडेंस है उसके खिलाफ, अक्यूज के खिलाफ, वो है कन्फेशनल स्टेटमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में अक्यूज्ड बोलेगा, अक्यूज्ड का लॉयर हमेशा यही पॉइंट बोलेगा, एंड बाय कंस्ट्रक्शन अक्यूज्ड ही बोल रहा है वो, कि देखिए मैंने होमिसाइड तो की बट ये होमिसाइड मर्डर नहीं है. तो मर्डर नहीं है तो मुझे अगर पनिशमेंट देना है तो आप 304 में दीजिए, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. तो ऐसे में उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का दैट फॉल्स विद इन द एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300 उसका बेनिफिट मिल जाएगा. तो सवाल अब जब भी ये उठता है ना कि क्या अक्यूज्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है, तो आंसर है हाँ. कभी कभी क्या होता है ना कि एक रिगरस क्राइम से लेस रिगरस क्राइम बनाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द कन्फेशनल स्टेटमेंट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैन अ कन्फेशनल स्टेटमेंट बी यूज बाय द अक्यूज्ड इन हिज फेवर, द आंसर इज येस. अब आपको एक बहुत पुराना केस बताता हूँ. अब लगभग ख़त्म हो गया ये टॉपिक. अब एक पुराना केस बताता हूँ. ये भी एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एम्प्रेस ऑफ इंडिया वर्सेस पंचम, 1882, वॉल्यूम नंबर 4, इलाहाबाद, पेज नंबर 198. अब इस केस में अक्यूज्ड अ पर्सन नेम्ड पी, जो पंचम है, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ अ गर्ल and he gave to the police officer a knife saying that it was the weapon with which he committed murder. He also said that he threw down the girl's anklets at the scene of murder and would point them out. On the following day, he accompanied the police officer to the place where the girl's body was found and pointed out the anklets. It was held in this case that these statements being confessions to a police officer whereby no fact was discovered, it cannot be proved. So that was held by सेक्शन 25. अभी एक बहुत एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इसलिए मैंने सोचा ये मैं आपको बता दूं. फिर एक पॉइंट और याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में अगर मान लीजिए कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SI पे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू कर रहा है और डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में SI कन्फेस कर देता है SP के सामने कि हाँ उसने ब्राइब ली थी या कोई इनडिसिप्लिन वाली एक्ट की थी, और इस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में उस कन्फेशन के बेसिस पे जो SP है डिसमिस कर देता है SI को. तो ऐसी सिचुएशन में दैट वुड नॉट बी हिट बाय सेक्शन 25, क्योंकि सेक्शन 25 का जो स्कोप है ना वो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे नहीं अप्लाई करता. इस बात को याद रखिएगा. अब इसके लिए आप कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस नरेंद्र सिंह का जजमेंट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगर सर्विस लॉ के एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, उसका साइटेशन है कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस नरेंद्र सिंह, AIR 2006, पेज नंबर, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1800. ठीक है, so that is it primarily for today. When tomorrow we'll deal with topic of 26 and we hope to cover 27 by the end of the week. ठीक है, that is it for today. I'll see you tomorrow.